सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 पिन जेएनयू विद पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनयू के हॉस्टल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेएनयू में हॉस्टल्स कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, किनको मिलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सो बेसिकली जब आप प्री इनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड करते हैं अपना, तो उसका जो पहला फ्रंट पेज होता है उस पर हॉस्टल्स के अकॉर्डिंग जो है, हॉस्टल्स के रिगार्डिंग जो है वो आपको उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। ठीक है, तो वो जो पहला पेज होता है उसमें कुछ प्रायोरिटीज़ दी होती हैं कि पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी और तीसरी प्रायोरिटी के बेस्ड पे जो है आपको हॉस्टल्स मिलेंगे। वो प्रायोरिटी क्या है उसके बारे में समझेंगे, और हॉस्टल्स यहाँ पे 2025 के जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं उनको कब अलॉट होगा, पीजी के या फिर यूजी के। यूजी का तो एडमिशन स्टार्ट हुआ है, बट पीजी का मैं बात करूँगा यहाँ पर, और यूजी के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूँगा। सो देखो, जो एलिजिबिलिटी होता है वो होता है फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हॉस्टल एलिजिबल होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं जेएनयू के तो आपको हॉस्टल अलॉट होगा। दूसरा चीज़, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, एडमिशन टू अ कोर्स डज नॉट गारंटी हॉस्टल अलॉटमेंट। मतलब अगर आपका जेएनयू में एडमिशन हो गया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको यहाँ पे हॉस्टल भी मिलेगा ही मिलेगा। कई बार ऐसा होता है, मान लो सीट अवेलेबल नहीं है तो आपको हॉस्टल, आप प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी में आप चले गए तो उसमें हॉस्टल नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो अब देखो प्रायोरिटी को समझते हैं। पहला प्रायोरिटी P1 जो होता है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको हॉस्टल जो है वो मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसमें हैं तो आप एलिजिबल हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर आप हैं तो इसमें आप एलिजिबल हैं। अब देखो, इसमें आउट स्टेशन फुल टाइम स्टूडेंट्स होना चाहिए फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली। दिल्ली के बाहर के आप निवासी होने चाहिए, या फिर अगर आप दिल्ली में हैं तो आप जो है यहाँ के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। मतलब आप रूम लेके रह सकते हैं, मतलब रूम लेके अगर आप रह रहे हो तो उसका पर्चा वगैरह कुछ होना चाहिए आपके पास। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी में वो होते हैं जो आउटसाइडर होते हैं दिल्ली के, बेसिकली उनको हॉस्टल आराम से मिल जाता है, पहली प्रायोरिटी उनको दी जाती है। दूसरी चीज़ जो है वो है सेकेंड प्रायोरिटी में आउट स्टेशन स्टूडेंट्स विथ गैप ऑफ 2 to 5 ईयर्स आफ्टर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। जैसे मान लो आप पीजी में एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है, आपने यूजी कर लिया था, यूजी के बीच में आपका गैप आ गया था। गैप मान लो अगर आपका 1 साल का है तब तो आपको पहले प्रायोरिटी में रखा जाएगा अगर आप आउटसाइडर हैं तो दिल्ली से। लेकिन अगर आप यूजी करने के बाद 2 से 5 साल तक का गैप है आपका, तब आप प्रायोरिटी सेकंड में आ जाएंगे। पहले प्रायोरिटी 1 वालों को हॉस्टल मिलेगा, उसके बाद अगर रूम्स बचते हैं, सीट्स बचती हैं, तो आप सेकंड प्रायोरिटी में आएंगे, आपको हॉस्टल अलॉट होगा। सो स्टूडेंट जो ऐसे स्टूडेंट जो कि आउट स्टेशन रहते हैं और गैप ऑफ 2 to 5 ईयर्स, उनको जो है सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाता है। स्टूडेंट री एडमिटेड एट द सेम लेवल विथ प्रीवियस डिग्री और एडमिशन एट दैट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है थर्ड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी क्या है, ऑल स्टूडेंट हु डू नॉट फॉल अंडर P1 और P2। सो जितने, अब जैसे मान लो एक तो हो गए जो यहाँ पे दिल्ली के निवासी नहीं होने चाहिए और उनका गैप भी 1 साल होना चाहिए, तो पहले प्रायोरिटी में आएंगे। दूसरा वो कि जो दिल्ली के निवासी नहीं होने चाहिए और गैप 2 से 5 साल का है, वो दूसरी प्रायोरिटी में आ गए। और जितने बच्चे बच रहे हैं वो थर्ड प्रायोरिटी में आएंगे। जैसे मान लो जो दिल्ली के निवासी हैं या फिर जिनका गैप 5 साल से भी अधिक है तो वो 3 में आ जाएंगे, यानी कि ऑल स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉल अंडर P1 एंड P2 वो P3 में आ जाएंगे। ठीक है, सो P3 स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर हॉस्टल, वो हॉस्टल के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं एक्सेप्ट PWD स्टूडेंट। जैसे PWD स्टूडेंट में अगर आप 80% एबव, ग्रेटर देन 80% अगर आप डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में हैं तो आपको जो है हॉस्टल मिल सकता है तीसरे कैटेगरी में भी, P3 में भी। ठीक है, सो ये जो होते हैं वो प्रायोरिटी फिक्स होती हैं जेएनयू की। आप जब आप प्री इनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उसमें तो आपको वहीं पे वो दिख जाएगा, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया गया। अब देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। सबसे पहली चीज़, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, सबसे पहला एडमिशन प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो होगा वो आपका लगेगा। सब्जेक्ट का फोलियो लगेगा। 2 एड्रेस प्रूफ लगेगा, आप उसमें आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, डोमिसाइल, कोशिश करिए डोमिसाइल और आधार लाने का। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इफ़ स्टेड प्राइवेटली, अगर मान लो आप कहीं ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ से दिल्ली में ही रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे थे अगर यूजी में, तो आप वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल ला सकते हैं, पीजी रिसिप्ट, ठीक है, वो ला सकते हैं। पेरेंट एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, जैसे मान लो आपके पिताजी हैं जो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका मकान नहीं है यहाँ पे, तो वो जो है एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा आपके पिताजी का, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आप यहाँ के रहते तो हैं आप यहाँ, लेकिन आपका यहाँ पे मकान नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है माइग्रेशन और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, जिनका गैप हो गया है उनके लिए। पेरेंटल ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये भी हो सकता है अगर आप अप्लीकेबल हैं तो। हॉस्टल रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। नवा चीज़ जो है वो है एंटी रैगिंग एफिडेविट्स, ये आपके गार्जियन सिग्नेचर करेंगे, एक आप भी सिग्नेचर करेंगे, वो है एंटी रैगिंग एफिडेविट। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो आई होप आप ये सारी चीज़ें लेके आए होंगे और इसके बेस पे आपका हुआ होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर फॉरेन नेशनल और रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो ये सारी चीज़ें तो आपको लानी ही लानी है। उसके बाद आप देख लेते हैं
इंपॉर्टेंट रूल कौन कौन से होते हैं। तो हॉस्टल चार्ज, जैसे मान लो हॉस्टल जब आपको मिलेगा, मान लो आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, पहली प्रायोरिटी दूसरी प्रायोरिटी में आप हैं और आपको हॉस्टल मान लो अगर मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद आप जब हॉस्टल चार्ज जो लगता है वो जब आप अलॉटमेंट कराने आएंगे तब पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हॉस्टल चार्जेस टू बी पेड एट अलॉटमेंट, ठीक है। डिसिप्लिन इज मैंडेटरी, वायलेशन में लीड टू इविक्शन, ठीक है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन कैन कॉज रिजेक्शन, रूल्स में चेंज एनी टाइम। जैसे देखो क्या होता है, कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दिल्ली में इनका रेजिडेंस होता है, बट कई बार हॉस्टल्स के चक्कर में वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड पे होती हैं, तो बेसिकली पता चल जाता है। तो अगर बाद में अगर ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपका पता चला तो एडमिशन जो है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें और जो भी है आप सही सही इन्फॉर्मेशन दें। बेसिकली हॉस्टल तो मैक्सिमम लोगों को मिल ही जाता है, अगर देखा जाए तो 80 to 90% बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है, कुछ 5-10% बचते हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो सही सही में सारी, बेसिकली यही है पहला जो पेज होता है आपका, हॉस्टल कैसे अलॉट होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब देखो हॉस्टल कब अलॉट होगा 2025 के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं, या फिर जिनका भी एडमिशन जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कराने आते हैं, उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो 15-20 दिन के बाद, 15-20 दिन का गैप होता है, 20 दिन का मान के चलिए गैप होता है, और उसके बाद मान लो अभी आपका 30-31 तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, 30-31 तारीख तक। उसके बाद मान के चलो 20 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो सकती हैं, ठीक है, 20 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो सकती हैं। अब देखो जैसे क्लास शुरू होता है उससे 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद, मतलब ऑन एन एवरेज आप ले सकते हैं कि आपको 15 से 25 के बीच में, 15 से 25 के बीच में आपको हॉस्टल मिल जाएंगे, ठीक है। 15 से 25 के बीच में आपको क्या मिल जाएंगे, हॉस्टल्स मिल जाएंगे, और आपकी क्लासेस भी उसी के अंतराल में शुरू हो जाएंगी। 20 तारीख से लगभग अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ये है हॉस्टल का पूरा प्रोसेस, और कब से आपको मिल जाए, कब आपका हॉस्टल मिलेगा। हाँ, फ़ीस की अगर बात कर लें, एक बार फ़ीस की भी बात कर लेते हैं कि हॉस्टल में फ़ीस कितनी लगती है। तो जब आप यहाँ पे एडमिशन कराएंगे, जब आप हॉस्टल अलॉट कराने आएंगे, एडमिशन फ़ीस तो आपका लग चुका है, जो आपके कोर्स का फ़ीस है 263 या जितना भी पैसा आपका लगा होगा 300 के आसपास। जो हॉस्टल की फ़ीस है वो जब आप आएंगे तो लगभग 6000 के आसपास आपका लगता है, ठीक है। अभी जो 6000 है इसमें से 4500 रुपये जो है वो सिक्योरिटी फ़ीस होती है। तो 4500 रुपये जब आप यहाँ से निकलते हैं, आप अपनी डिग्री लेके, जब आपकी डिग्री पूरी हो जाती है तो उसमें से 4500 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं, या फिर जो आपका मेस बिल होता है उसमें आप ये कटवा सकते हैं 4500 रुपये। बाकी इसमें से जो 1500 होता है वो एक सेमेस्टर के आपके रजिस्ट्रेशन का फ़ीस होता है, हॉस्टल में रजिस्ट्रेशन का फ़ीस होता है, ठीक है। उसके बाद आप जब दूसरे सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको फिर 1500 दे के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 1400-1500 वैसे लगता है, ठीक है। तो ये फ़ीस रहता है, फ़ीस स्ट्रक्चर जो है हॉस्टल का वो ये है। बाकी और जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि रूम्स में क्या है, वो सारी चीज़ें तो मैंने अपने रूम टूर में दिखाई दिया है। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि रूम्स कैसे होते हैं। चंद्रभागा हॉस्टल में मैं रहता हूँ, चूँकि बहुत पहले मैंने वो वीडियो डाला था, और फिलहाल मैं अभी और भी वीडियोज़ डालने वाला हूँ हॉस्टल्स के रिगार्डिंग। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और बाकी अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर से संपर्क करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।